तीन चार बहुत अहम खबरें हैं आज। एक तो सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, एक मज़ीद डेलीगेशन आज पहुंच गया है और MBS का विज़िट भी बहुत जल्द तवक्को की जा रही है कि वो भी मटीरियलाइज़ होगा। और इन तीनों चारों चीज़ों से जो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 5-7-8 अरब डॉलर सऊदी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, रेकोडेक के अंदर आ सकती है। कुछ वो प्रोजेक्ट जो हम निजकारी करने जा रहे हैं उसके अंदर सऊदी सरमाया आ सकता है, रिफाइनरीज़ के अंदर आ सकता है। इसी तरीके से जो हम हाइडल डैम बनाने जा रहे हैं, बड़े जो पन बिजली के मंसूबे हैं जिसमें भाषा डैम है, उसके अंदर सऊदी सरमाया आ सकता है। और देर आर सो मैनी अदर सच प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर अगर बातचीत हमारी फ्रूटफुल होती है तो उसके नतीजे में चंद 1 अरब डॉलर FDI की शक्ल में पाकिस्तान आएंगे। अभी तक हम सऊदियों से पैसा लेकर स्टेट बैंक में रखते हैं जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5 अरब डॉलर जो अभी रिजर्व में है वो सऊदीज़ मनी है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो ये गुड डेवलपमेंट है जो हमारी एक बायलैटरल लेवल के ऊपर एक दोस्त मुल्क के साथ हो रही है। और इसी तरह की तवक्को की जा रही है कि UAE, कतर और चाइना से भी आइंदा आने वाले महीनों के अंदर ये पेशरफ्त हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस वक्त IMF के साथ। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका के अंदर है और IMF के साथ बातचीत जारी है। और वो अगर नतीजा खेज़ होती है, अगले 3 साल का एक बड़ा मनसूबा पाकिस्तान को मिलता है 6 से 8 अरब डॉलर का, तो उसके नतीजे में मज़ीद मल्टीलैटरल लोन्स भी मिलेंगे और ये जो सरमायाकारी है इसके लिए भी रास्ते में जो रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी। स्टेबिलिटी का इम्कान हो सकता है कि हम साल 2 साल के अंदर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां सांस लेने की कुछ गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के साथ। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा कि जो ब्रॉडर डिस्प्यूट है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI, हम इसका कोई हल निकाल लें। पहले 3-4 साल नून लीग को फिक्स करने पे लगाए थे, अब पिछले 2 साल से हम PTI को फिक्स करने पे लगे हुए हैं। इस चीज़ से, इस खेल से हम बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान को इक्तिसादी मैदान में आगे बढ़ने के लिए खुला मैदान मिलेगा जिसमें हम दौड़ के आगे जा सकते हैं। तब तक नहीं, ये बेयकीनी ख़त्म नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आई विश के ये सियासी तरीके से मामला किसी तस्वीर की तरफ बढ़ जाएँ। पाकिस्तान का मफाद इसी में है। ना फ़ौज के ऊपर 9 मई वाले वाक़यात करके पाकिस्तान को हम मजबूत कर सकते हैं। फ़ौज कमज़ोर करें तो पाकिस्तान की मजबूती की बात नहीं करते। और ना ही अगर सियासी लड़ाइयों के अंदर हम पड़े रहें तो उससे पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। आज एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया भी जारी हुआ है और उसके अंदर भी बाज़ चीज़ों के ऊपर सही अंदाज में तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन इसका हल जो है वो शायद पोलिटिकल लीडरशिप को बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हमायत हासिल है। पाकिस्तान से दहशत गर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह पर फॉल ना होने दें। यह आर्मी चीफ ने तमाम कोर कमांडर्स को हिदायत की है कि कहीं पर भी दहशत गर्दी आपको नज़र आए या कोई रीग्रुप करने की कोशिश करता है तो उसकी सरकोबी की जाए। सबसे सॉलिड और सही हिदायत यही है पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए। लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जैसे बहावल नगर का वाक़या है, उसके अंदर फ़ौज को आगे बढ़कर, ये मेरे ख़्याल में आर्मी चीफ़ का बहुत कद काठ बढ़ेगा और उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी। आगे बढ़कर जो इधर से कसूर हुआ है उनको सज़ा दें, पुलिस आगे बढ़े और जो उधर से कसूर हुआ है वो सज़ा दें। दोनों तरफ से जो अभी तक की एविडेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि दोनों ने लाइन क्रॉस की है। दोनों को एक्ट करना चाहिए, किसी को छुपना नहीं चाहिए कि नहीं ये भाई भाई बन गए। भाई भाई नहीं, जिसने लाइन क्रॉस की है पनिश देम, ये सही तरीक़ाकार है। पाकिस्तान के आइन और कानून के नीचे जो कानून तोड़े उसको सज़ा दें और आगे बढ़ें। आज जो प्रोग्राम में शिरकत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जैन कुरैशी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खुर्रम दस्तगीर खान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। मुस्तफ़ा साहब, पहले तो आप जो अभी मरियम भट्टू ने जो कुछ कहा उसके ऊपर आप रद्द-ए-अमल दे दें, फिर मैं खुर्रम साहब से चाहूँगा इसको रिस्पॉन्ड करें। जी, उन्होंने जितनी मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू में उन्होंने कोई पार्टी का मौक़िफ़ तो बयान नहीं किया। उन्होंने अपनी एज़ फैमिली मेंबर उन्होंने अपनी ज़ाती राय दी। जो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है वो जैन साहब बेहतर पोजीशन है उस पर गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, मैं भी उसी बात को दोहराऊँगा कि अगर तो सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, अगर तो IMF से हमें बेल आउट पैकेज अच्छी टर्म पे मिल जाता है, इंशाल्लाह होगा, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर ये अच्छी खबरें आ रही हैं तो ये सारी जुड़ी हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। वही जो इन्वेस्टमेंट के आज मुआहदे होंगे, खुदा न खास्ता आगे चल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो मुआहदे ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर भी एक सियासी तस्फिया हो और उस सियासी तस्फिये में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई हो। उसके अंदर इमरान खान साहब खुद शामिल हैं, उनकी जमात के लोग शामिल हैं, उन ख़वातीन का आपने जिक्र किया।
सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो रिहा होने चाहिए। जो 9 मई के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो बिलाशुबा उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये तो कोई भी नहीं कहता कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। जिस ग्रुप ने आग लगाई ना या तोड़ फोड़ की या वो कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर लूटा उसको, वो एक 200-300 लोग होंगे ना, उनको सजा के अमल से गुजारे, बाकी सब के लिए माफी देकर आगे बढ़ने का अमल शुरू होना चाहिए। वो 9 मई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए बाकी पूरी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करने के लिए। ये सिर्फ चंद लोगों तक अगर महदूद था, अगर कोई सबूत हैं कि जिसके अंदर कोई पार्टी के सीनियर लोग इन्वॉल्व थे, कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग थी, तो वो चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। इसी तरह हमने सुनी सुनाई खबर है वल्लाह आलम कि तकरीबन कुछ लोग 40-50 के करीब लोग जो थे वो वहाँ पर फौज के अंदर से भी वो फारग किए गए। तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने। फौज ने एक्ट किया, उन्होंने कोर कमांडर्स लाहौर को किया, कुछ और लोगों के खिलाफ, ये तो आईएसपीआर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट से अनाउंस किया। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए, और अगर कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी तो पूरी पार्टी को एक उसमें खड़ा करने की, मरूद इल्ज़ाम ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 हिस्से हैं इस 9 मई के। कुछ लोग वो थे जिन्होंने आग जहाज़ पे लगा रहे हैं, या चकदरा किले पे चढ़े हुए हैं, या बाला हिसार पे चढ़े हुए हैं, रेडियो स्टेशन पे आग लगी, कोर कमांडर्स, उनको सजा से गुजारें। लेकिन बाकी जो मॉब का हिस्सा बन के गए हैं उनको माफ़ करके आगे बढ़ने की पॉलिसी। जी, अब देखें ना मलिक साहब, अमेरिका में भी कैपिटल हिल के ऊपर जो स्टॉर्मिंग हुई तो उसके नतीजे में वहाँ का निज़ाम इंसाफ भी हरकत में आया, सजा हुई लोगों, लेकिन उन्होंने सबको पूरे मजमे को पकड़ के बंद नहीं कर दिया, पार्टी भी नहीं तोड़ी ट्रम्प की। तो वहाँ पर तो जो सुनने में आया कि इतने लैप्सेस हुए, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतने लैप्सेस थे कि जो राहगीर भी गुजर रहे थे जिनका फ़ोन जेब में था और वो उस जियो फेंसिंग के अंदर आ गए, उनको भी अंदर कर दिया 9 मई के सिलसिले में। और फिर बाद में ये भी बहुत सी चीज़ें सुनने में आई कि मुख्तलिफ अजला में जो लोग लाहौर में नहीं भी थे या दीगर जगहों पे नहीं भी थे, जैन भी है साथ उनमें शामिल। लेकिन मसला ये है जैन के कौम के अंदर हम इंतशार अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ौज को कमज़ोर करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें कुछ तस्वीर चाहिए इस मामले का। उस वक्त सब फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट्स हैं, अभी पूरी एक्चुअल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो तो उससे ये साबित होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एटलीस्ट कोई कसूर नहीं था, मुकम्मल तौर पर मासूम थे। सबसे नालायक आदमी चीफ मिनिस्टर पंजाब था जो शहबाज शरीफ है, मॉडल टाउन में भी यही हुआ था। तो अब क्यों नहीं उसको पकड़ के फिर सजा ही दे देते? कहीं तो बिस्मिल्लाह करें ना, मैं तो इसको वेलकम करूँगा शहबाज शरीफ को सजा दे दें। मलिक साहब, वो रिपोर्ट मैंने भी आज अखबारात में उसे एक्सेप्ट पढ़े। अब जब कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होगी तो ये देखना होगा कि वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे, क्योंकि उसके अंदर अबसार आलम साहब की भी एविडेंस थी, दीगर एविडेंस भी जो आई, तो उन्होंने उसको डिसरिगार्ड कैसे किया। तो ये एक बतौर वकील डिसरिगार्ड होगी सर। जी हाँ, शाइस्ता खान और एहसन इकबाल जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर थे, उन्होंने जाके जब वहाँ पे कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचे, ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई कानून मौजूद होना चाहिए। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई पेरेंट लॉ मौजूद नहीं है, दे ऑपरेट इन ग्रे एरिया, और उसमें उस वजह से काफ़ी वो अपने हदूद से निकल कर ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए। ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है वो जरूर होना चाहिए। लेकिन फैज़ाबाद में जब सीसीटीवी या जो कैमराज की वो तारे मारे काटी गई थी तो सबको यहाँ पता था कि क्या हुआ है, वहाँ जाके गवाही देते हुए किसी ने बताया। और तीसरी जो अहम बात मलिक साहब, इसमें मेरे नज़दीक मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि फ़ौज ने एक दफ़ा फिर उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि चाहे हमारे अंदर जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन जब हमारे किसी भी फ़र्द के ऊपर कोई बात आएगी तो वील स्टैंड टुगेदर एज एन इंस्टीट्यूशन। हमारे सियासतदानों को इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें सियासत के अंदर भी ऐसी रेड लाइंस क्रिएट अपनी करनी चाहिए कि जिसमें हम सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनियों में तब्दील ना करें। कोई सियासतदान इस हद तक इस्तेमाल ना हो कि वो आगे बढ़कर अपने मुखालफीन को दुश्मनी में तब्दील करके उनको रगड़ा निकालने में वो साथ खड़ा हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के। फौज की इंटरनल यूनिटी फौज की स्ट्रेंथ है, वो बरकरार रहनी चाहिए, वो बरकरार रहनी मतलब वो तो शाबाश उनको देनी चाहिए कि बरकरार रहे, यूनिटी ऑफ कमांड रहे। लेकिन आप लोगों का रोल बड़ा मनफी है, सियासतदानों हमारा सियासतदानों का रोल बहुत मनफी है। इतना मनफी रोल है कि आज अगर किसी भी पॉलिटिकल प्लेयर को, किसी भी सियासी जमात को अगर कोई डील मिलती है, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ को आज कोई डील मिलती है तो तहरीक इंसाफ डील लेने के लिए फौरन तैयार हो। आज दें आप इनको। ये अली अमीन साहब की अभी जो आपने स्टेटमेंट सुनाई, बड़ी मजे की स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट सारी यही कह रही है बात। तो हम सियासतदान जो है, सियासत हमने छोड़ दी है, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि वो हमें हुकूमत में लेकर आए। अवाम का किरदार हमने खुद नफी उसकी की हुई है। तो ये हम सियासतदान जब तक कुछ चीज़ों को तय नहीं करेंगे, अभी देखें, अभी प्रोग्राम के शुरू में मलिक साहब आपने सियासी तस्वीर की बात की, मैंने भी उसको एंडोर्स किया।
जैन भाई भी उसको इंडोर्स करेंगे, खुर्रम भाई भी उसको इंडोर्स करेंगे, लेकिन हमें साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जो ताली है ये दो हाथों से नहीं एक हाथ से नहीं बजती। हमें वो वक्त भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब नहीं बैठे ऑपोजिशन के साथ जब पाक भारत जंग का माहौल भी बन गया, पाकिस्तानी इलाके के ऊपर स्ट्राइक्स हो गई थी, स्ट्राइक्स हो गई थी, लेकिन नहीं बैठे। तो सियासतदानों को भी अपने अंदर अपने एक दूसरे के साथ एंगेज करने के लिए सियासी रवदारी का भी मुजाहरा करना है, वो लचक भी रखनी है, और ये कम अज कम आपस के अंदर इत्तेहाद रखना है। सीओडी के अंदर एक बड़ी अहम चीज सारी जमातों ने उस वक्त एग्री की थी कि हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि हम हुकूमत में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का कंधा नहीं इस्तेमाल करें। सर लेकिन लिखा ही था, बस लिखा ही था, एनआरओ की टॉक्स दुबई में चल रही थी, बस लिखा ही था। हम ऐसी जगह पर हैं जहां आइंदा का सफ़र आज की निस्बत बेहतर हो सकता है। आज इकनॉमिक आउटलुक भी IMF ने जारी की है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अभी ग्रोथ 2% है, अगले साल 3.5% पे जा सकती है। ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे हम तालियां बजाएं या ढोल पीटें। 3%, 2.5-3% हमारी आबादी बढ़ती है, तो 3.5% का मतलब ये है कि ना होने के बराबर है। अभी तो हम 2% है और मनफी शायद 0.2 है पिछले साल का, तो वो अगर सामने रखें तो इसका मतलब है आपने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की है, ज़्यादा महंगाई की है, ज़्यादा बेरोज़गारी मुल्क के अंदर की है, और आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव जाने का मतलब यह है कि आबादी के लिए बड़ा हिस्सा जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया। आगे के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसके लिए आपको आज हल चाहिए। आज दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स बात कर रहे थे, उन्होंने मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी बड़ी पावरफुल एक स्टेटमेंट है। पहले जो फॉरेन ऑफिस का बयान था उसके अंदर इसराइल का नाम ही नहीं था लिया, हम इतने बहादुर हैं, लेकिन आज एक अच्छा स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोनों वज़रा। We must have a ceasefire now, and we must have access for humanitarian aid immediately. There is no justification for the restriction of humanitarian aid in entering Gaza. The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. We do not need more conflict in our region. We do not need more confrontation in our region. So it is our position that de-escalation must be everybody's priority. When there are differences, they should be resolved through dialogue, not through the use of force. Pakistan is deeply concerned over Gaza issue, and I think it is a time that this genocide must end. The world conscious must wake up. Pakistan is deeply concerned. We believe the perpetual solution to this issue will be when Palestinian state is established according to the 1964 resolution with Al-Quds Sharif with its capital. ये अच्छा बयान है, डार साहब के अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त है और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने भी सही इशू रेज़ किया। मुस्तफा साहब, क्या इसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड OIC, तो वैसे वो एक नूरानी साहब का बड़ा अच्छा है OIC, तो वो वही वाली रहेगी OIC या कुछ सेट भी कर सकते हैं? मुसलमान मुल्कों की मलिक साहब जितनी नाकामी सामने आई है इस क्राइसिस में, वो तमाम ममालिक जो हैं वो हम मिलकर इतनी हैसियत भी नहीं रखते थे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए या हमारा इतना कोई क्लाउट होता कि हम वहाँ पर जो कत्ले आम हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, कि हम उसको रुकवा सकते। ढिठाई से तमाम इंटरनेशनल कवानीन को, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद एक बहुत बड़ी रजीम क्रिएट हुई थी, जिनीवा कन्वेंशंस और दीगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ रजीम जो है, एक मुल्क ने उसको परे किया, उसको खातिर में नहीं लाया, और वहाँ पर बच्चे, ख़वातीन, मासूम लोग, उनका उसने कत्लेआम किया। और एक दुनिया का मुसलमान ममालिक तो कम अज़ कम इस मामले को नहीं रुका सके। आज 35,000 के करीब वहाँ पर तकरीबन शहादतें, 36,000 से ज़्यादा हो गई, जो लेटेस्ट नंबर थे कल, शहादतें हो चुकी हैं। और इसमें बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है, बच्चों और वो बच्चे भी जो माँ के पेट में थे। और मैं तो इसको इस तरह भी देखता हूं कि वेस्ट का एक मॉरल हाई ग्राउंड था। वेस्ट जो था वो हमेशा पाकिस्तान या दीगर तीसरी दुनिया के जो ममालिक थे उनको एक उस मॉरल हाई ग्राउंड से एक लेक्चर देता होता था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आज उनके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रहा। आज वो पलट के किसी भी मुल्क को दुनिया के ये नहीं कह सकते कि आपके यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। जनाब, डबल स्टैंडर्ड 36,000 मुसलमानों, औरतों, बच्चों के मारने पे नहीं बोले जी। इसराइल ने जो ईरानियन एम्बेसी पे, कॉन्सुलेट पे अटैक किया, उस पे नहीं बोले जी। हाँ, जब उसके ड्रोन गए फिर कहते हैं इसने एस्केलेशन किया। भाई पहले उसके ऊपर भी तो बोलो, उसके कॉन्सुलेट को हिट कर दिया उसने। मलिक साहब, एक और हालांकि दुख हुआ, एक NGO थी वर्ल्ड किचन के नाम से, गालिबन उनके 6 बंदे वो इसराइली हमले में हलाक हुए। उसके अंदर ब्रिटिश भी थे और अमरीकी भी थे, वेस्ट के सिटीजन्स थे। बड़ा दुख हुआ, और लेकिन उनके ऊपर जो रिएक्शन आया वो उन 35,000 के ऊपर रिएक्शन से ज्यादा था। दुरुस्त है। ज़ैन, आप क्या कहेंगे? हमें
आलमी दुनिया में अपनी हैसियत दिखाई गई है जो कि हमें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपने इख्तलाफात से बाहर निकलें और जुर्रत पैदा करें ये गुफ्तगू करने की, तो तभी गुफ्तगू करने की भी जरूरत नहीं है। फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट में इसराइल का नाम ही नहीं था। ज़ैन कुरैशी और आवाज़ खोकर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।